अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अरसलान खोकर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ आर। तेज़ी से बदलती सियासी सूरत हाल और इसी सियासी सूरत हाल के तनाजुर में अहमियत बढ़ती जा रही है मुनहरिफ अरकान के साथ साथ इत्तहादियों की। इत्तहादी किस हद तक वज़ीर आज़म से खुश हैं, वज़ीर आज़म इत्तहादियों से कितना खुश हैं, ये एक अलग सवाल है। लेकिन इस वक्त वज़ीर आज़म को इत्तहादियों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ये हकीकत है। और जो सिचुएशन बनती जा रही है इसमें इत्तहादियों को किसकी ज़रूरत है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इत्तहादियों में अगर मैं बात करूँ काफ लीग की, काफ लीग को पंजाब चाहिए और MQM को कुछ वजारतें या फिर सिंध के अंदर कुछ कानून साजी के हवाले से काम चाहिए। अब ये दो अलग अलग माइंडसेट इत्तहादियों के और फिर तीसरा माइंडसेट BAP यानी बाप का है। वो क्या चाहते हैं, क्या हासिल उसूल है, इस पर भी बात आज होगी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस वक्त तमाम तर सियासी जमातें सड़कों पर हैं, जलसे जुलूस हो रहे हैं, तेज़ी से रैलियां निकल रही हैं, कारवां चल रहे हैं। DI खान से मौलाना फजल रहमान निकले हुए हैं, लाहौर से मरीम नवाज़ हमजा शहबाज का काफ़िला निकला हुआ है। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म खुद जलसे कर रहे हैं। आज कमालिया का जलसा हुआ जहाँ पर तरक्याती पैकेज अनाउंस किया गया। तीसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो इम्पोर्टेंस इस वक्त मुल्क में आवाम की होनी चाहिए वो कहीं यकसर नज़रअंदाज दिखाई दे रही है। आवाम के लिए कोई बात नहीं कर रहा, तमाम तर लोग या तो अपनी कुर्सी बचाने या फिर अदम एतमाद को कामयाब करवाने पर जुटे हुए। क्या हासिल होगा अदम एतमाद कामयाब होने से, या क्या हासिल होगा वज़ीर आज़म को अपनी कुर्सी बचा लेने से? ये दो अहम सवाल हैं जिस पर आज बुनियादी तौर पर हमने बात करनी है और कोशिश करेंगे कि अवामी सवाल करें ताकि अवामी सवालों और अवामी जवाब आएँ। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो इस पर बात। वेलकम बैक जी। जो कुछ मैंने इंट्रो में कहा अब उसी पर हम जरा बात करेंगे। शहजाद फारूकी साहब सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। शहजाद भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शहजाद भाई, एक तरफ इत्तहादी जिनकी अहमियत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, दूसरी तरफ अपोजिशन जमातें हैं जो कभी इत्तहादियों के साथ बातचीत बनाने की कोशिश करते हैं, कभी मुनहरिफ अरकान के साथ बातचीत बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस सारी सिचुएशन में जिस तरह से हुकूमत बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के साथ आगे बढ़ रही है, अभी आपने खुद भी देखा कि फवाद चौधरी साहब ये कह रहे हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग होंगे, जम्मे गफ़ीर होगा, परेड ग्राउंड में मुंतकिल कर दिया है जलसे को। दूसरी तरफ लॉन्ग मार्च है जो अब महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से है। एक तरफ मौलाना फजल रहमान है। बड़ी गंभीर किस्म की सियासी और सियासी सूरत हाल के साथ सियासी एक्टिविटी चल रही है। और दूसरी तरफ सदारती रेफरेंस, उसकी तशरीह और 28 तारीख मुकर्रर हो गई है। पीर के रोज़ ही इजलास भी बुला लिया गया है कौमी असम्बली का। ये सारी सिचुएशन आप कैसे देख रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनगिनत दरूद व सलाम नबी आखिर ज़मां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है जी कि मेरा बहुत शुरू से ये मानना है कि पाकिस्तानी सियासत का अखलाकियात से कोई लेना देना नहीं है और यहाँ पर सियासत को बतौर सीढ़ी इस्तेमाल किया जाता है इक़्तिदार के हसूल के लिए। तो तमाम सियासी जमातें वही काम कर रही हैं जो पिछले 70 साल से 74 साल से किया जा रहा है। ये इक़्तिदार की म्यूज़िकल चेयर है जिसके लिए हर फरीक अपनी बारी लेने के लिए मुख्तलिफ दाव पेच का इस्तेमाल कर रहा है। जो आपने बात की कि सियासी एक्टिविटी है, वो बिलाशुबा ये एक सियासी एक्टिविटी है और सियासत में ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस सारे खेल में अवाम कहीं नज़रअंदाज हो रहे हैं। अगर अवाम के बेहतरी के लिए सियासत को इस्तेमाल किया जाता तो आज हमारा ये हाल ना होता जो जिसमें हम अब मौजूद हैं। हमारे साथ ही भारत आज़ाद हुआ। भारत में जमहूरियत जिस तरह से मजबूत की गई उसका फ़ायदा वो आज ले रहे हैं। जबकि हमारे यहाँ हमेशा हमने सियासत के ज़रिए जमहूरियत को बजाय इसके कि मजबूत करते हमने उसको जो है वो कमज़ोर किया और उसी का नतीजा है कि हमारे इदारे आज तक जो है वो मजबूत नहीं हो सके। वज़ीर आज़म इमरान खान जो हैं वो अपने तय कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो बिलाशुबा इबाहम को बढ़ाती है और मेरा मानना ये है कि इस वक़्त तक किसी भी प्लेयर को ये पता नहीं है कि क्या होने जा रहा है। तमाम लोगों को ये आदत है कि वो पिंडी की तरफ देखते हैं कि सीटी बजी है या कोई इशारा हुआ है तो किधर जाके खड़े होना है। अब चूँकि इस दफ़ा सीटी नहीं बजी और किसी को कोई पता नहीं है कि कहाँ खड़े होना है, तो उस वजह से इबाहम इतना है कि मेरा मानना ये है कि इनमें से खुद भी बहुत सारे लोगों को ये क्लियर नहीं है कि क्या होने जा रहा है। गो कि उन्होंने 13-14 मुनहरफ अरकान जो हैं वो शो कर दिए हैं। लेकिन ये जो मुनहरफ अरकान वाला मामला है मेरे नज़दीक
अदालत इसको अलाउ नहीं कर सकती। वैसे तो अदालत का इस्तेहकाक है कि वो जो मर्जी फैसला दे, और चूंकि जेर समाअत केस है अच्छा, लेकिन रेफरेंस के एक चीज़ है हवाले से। शहजाद भाई जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अदालत चले, ये तो केस की असल तशरीह तो ये करनी है कि ताहयात नाअहली होगी अगर वोट खिलाफ डाल दिया जाता है, या फिर सिर्फ डी सीट होगा और दोबारा इलेक्शन लड़के वो कैंडिडेट वापस आ जाएगा। ये तो मामला एक तरफ है सर। एक तरफ ये है कि हम जिन इत्तेहादियों की बात करें, चले फ़र्ज़ करें मुनर्रिफ अरकान को भी एक तरफ रखते हैं, MQM और काफ लीग ये कैसा खेलता देख रहे हैं दोनों को? अच्छा, मैं अगर बात कंप्लीट कर पाता तो शायद मैं इसी तरफ आ रहा था कि अच्छा जी, बुनियादी ज़रूर। तौर पर मेरे नज़दीक मुनर्रफ अरकान 14 नहीं 114 भी हो जाएं तो उनके वोट से फ़र्क नहीं पड़ेगा, चूंकि स्पीकर की रूलिंग को कहीं चैलेंज नहीं किया जा सकता। हम्म। और मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस में जो भी फैसला है उससे स्पीकर के किसी इख्तियार पर कोई कदगन लगाई जा सकती है कि वो रूलिंग क्या दे सकता है और क्या नहीं दे हम्म। सकता, वो वोट काउंट करेगा या नहीं करेगा। मेरे नज़दीक ये गेम शुरू से ही इत्तेहादियों की गेम है, और जब तक इत्तेहादी हुकूमत के साथ है उस वक्त तक हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ा जा सकता। उसकी वजह यह है कि 172 का जो मैजिकल फिगर है वो अपोजिशन ने शो करना है, और उसके लिए वो जाहिर है कि वो इत्तेहादियों से भी बातचीत कर रहे हैं। मुस्लिम लीग काफ के लिए तो मैं मानता हूं कि उनका गोल बड़ा क्लियर है, वो पंजाब की वजारत आला चाहते हैं, लेकिन उसमें दो तीन बड़े बुनियादी तजादात हैं कि अगर मुस्लिम लीग नून फौरन इंतखाब चाहती है तो उनको कभी भी ऐसा वजीर आला नहीं चाहिए जो पंजाब में उनको नुकसान दे। तो ऐसे में मियां नवाज शरीफ की तरफ से जो इतलात आ रही हैं कि उन्होंने चौधरी परवेज इलाही को वजीर आला जो है वो तस्लीम करने से इनकार किया है फ्यूचर सेटअप के लिए, तो मुस्लिम लीग काफ को मुस्लिम लीग नून उस तरह से कभी कबूल नहीं करेगी। और मुस्लिम लीग काफ और नून की हिस्ट्री अगर आप थोड़ी सी देखें तो 80 की दहाई से ये सारे इकट्ठे चलते आ रहे थे, लेकिन 90 की दहाई में मियां नवाज शरीफ ने वादा किया था चौधरियों से कि वो वजारत आला जो पंजाब की है वो चौधरियों को देंगे। उन्होंने नहीं दी, उन्होंने उसकी बजाय मियां शहबाज शरीफ का इंतखाब किया, गुलाम हैदर वाही का इंतखाब किया, तो चौधरियों की बारी तो कभी नहीं आई। इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नून तो उनको कभी भी पंजाब में खुल खेलने की इजाजत नहीं देंगे। और सही। मुस्लिम लीग काफ के पास ये चांस कम ही है कि वो मुस्लिम लीग नून के साथ जाए। जहां तक MQM की बात है उस पे ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी के साथ उनके मामला तय हो गए, लेकिन पीपल्स पार्टी के साथ उनकी एक हिस्ट्री है। मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी के साथ मुस्लिम MQM का चलना भी कुछ ज्यादा आसान काम नहीं होगा, क्योंकि उनके बड़े बुनियादी इश्यूज हैं जिन पर उनका उनका इख्तलाफ है, जैसे कोटे के मामलात हैं, शहरी और दही की सियासत है। तो उसमें MQM को भी सोचना होगा कि वो पीपल्स पार्टी के साथ चले तो जाए, लेकिन पीपल्स पार्टी के जो शरीक चेयरपर्सन है चेयरमैन है जनाब आसिफ अली जरदारी, बहुत माजरत के साथ उन्होंने कहा कि वादे और यकीन दहानियां को कुरान हदीस थोड़ी है जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता। हम्म। मुतहिदा ने इस बार शर्त रखी है कि जो चीजें वो मांग रहे हैं उनकी कानून साजी कर ली जाए सिंध असम्बली से। तो वो तो एक कोई ऐसा काम नहीं है कि जो आप हथेली पर सरसों जमा सकें और कल वो कानून साजी हो जाए और परसों मुतहिदा जो है वो ऐलान कर दे। अभी मुझे लगता है कि ये इबाम कुछ और देर चलेगा, जब तक कि फाइनल काउंटडाउन, जब तक फाइनल शोडाउन नहीं होता, जब तक तमाम फरीक अपने अपने पत्ते जो है वो सामने मेज पर नहीं रखते, आप यकीन से कुछ भी नहीं कह सकते कि अच्छा कौन सा शहजाद फरीक भाई, किसके साथ जाए। दोनों के पत्ते जब तक मेज पे नहीं आते ठीक हो गई बात। ये तुर्क का पत्ता क्या है वजीर आजम का, आपकी नजर में क्या है? देखिए, तुरब का पत्ता जब वो कहते हैं तो कल उन्होंने कुछ वजाहत देने की कोशिश की, एंकर पर्सन्स के साथ मुलाकात की, इससे पहले उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिपोर्टर से मुलाकात की। यहाँ पे मैं एक छोटी सी वजाहत और भी कर दूं कि ये जो हमारे मौजूदा हुकूमती सेटअप है इसमें रवायती मीडिया को वो हिस्सा कभी भी नहीं मिला, या वो पजीराई कभी भी नहीं मिली। चूंकि साल सवा साल के बाद एंकर्स के साथ मुलाकात हुई है। गालबन जो मौजूदा सेटअप है इसके जेन में ये था कि ये जो अखबारात हैं या टीवी चैनल्स हैं और इनके मेन स्ट्रीम जो 8 से 10 वाली स्लॉट जो करते हैं, 7 से 10 वाली, इनका इतना असर और रसूख नहीं है जितना व्लॉगर्स का है या यूट्यूबर्स का है। तो वो इसको अहमियत देने को तैयार नहीं थे, लेकिन थोड़ा सा दबाव पड़ा उन पे, तो उनको मालूम पड़ा कि नहीं, रवायती मीडिया का जो किरदार है उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। और मुझे लगता है कि ये रवायती मीडिया के किरदार पर मजीद इनको काम करना होगा, चूंकि इन्होंने बहुत बुरी तरह से इसको नजरअंदाज किया है। हम्म। जहां तक आपका सवाल है, इसमें मेरा मानना यह है कि इमरान खान जो है वो हर तरह की सूरत हाल के लिए तैयार तो है, लेकिन वो तुरप का पत्ता इस तरह से खेल सकते हैं कि पसे पर्दा कहीं ना कहीं
एक मुज़ाकराती अमल जारी है, जिसमें ये कहा गया है कि अगर लोगों को इंतखाबात ही चाहिए, और मेरा मानना ये है कि मौलाना फजल रहमान जो हैं उनको इंतखाब फौरी तौर पे चाहिए, मुस्लिम लीग नून को इंतखाब फौरी तौर पर चाहिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन दी अदर हैंड, उनका एक असूली मौक़िफ़ है और मैं यकीनन उसकी कदर करता हूँ। वो चाहते हैं कि असेंबलियाँ जो हैं वो अपने 5 साल पूरे करें। हम्म। ये एक बुनियादी तज़ाद है जो कि अपोज़िशन की जमातों में मौजूद है, और इसी वजह से बहुत सारी चीज़ों की डिटेल जो है या शहजाद फारूकी तफ़सीलात साहब, जो है वो अभी भी तय है नहीं। ये तजाद? अभी भी एक प्लेटफॉर्म की बातें करते हुए अदम एतमाद जमा करवाने में सबने जल्दी की है? देखिए, वो जो जल्दी की है उसकी एक वजह है कि ये तमाम फरीक इस बात पर तो इकट्ठे हैं कि इमरान खान को अब मजीद आगे नहीं चलने देना। इमरान खान से जान छुड़ाने में तो ये सारे के सारे इकट्ठे हैं। तो कैसे चलेगी लेकिन सर उसके गवर्नमेंट? बाद क्या के इमरान फैसले जो माइनस है वो अभी फार्मूला तक नहीं होगा? हुए। माइनस इमरान खान फार्मूले के तहत कह रहे हैं तहरीक इंसाफ हुकूमत करती रहे। वही बात जो खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने कही है कि मुश्किल लग रहा है इमरान खान साहब का चलना, लेकिन तहरीक इंसाफ की हुकूमत चल सकती है। ये वही अब इस पे जरा गौर कीजिए कि ये खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, लेकिन ये पीपल्स पार्टी की जुबान बोल रहे हैं कि बुनियादी तौर पर पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि ये तमाम सेटअप जो है वो 5 साल का अपना अमल पूरा करे, और उसके बाद जो भी फैसला हो वो लोग करें। लेकिन चूंकि मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान ग्रुप जो है, उनका सिस्टम में स्टेक कोई नहीं है, उनके पास कुछ भी नहीं है जो वो खो सकते हैं, इसलिए उनको जल्दी है। वो ये चाहते हैं कि उनको फौरन इलेक्शन मिल जाए, और इसी वजह से जो तफसीलात हैं उन पर उनका इत्तेफाक नहीं हो पा रहा। और मेरा मानना यह है कि अगर इमरान खान चले भी जाते हैं तो हमारा जो मौजूदा मुल्की निज़ाम है, इसको अगले 4-6 महीने तक उनके जाने की सूरत में भी कोई सियासी इस्तेहकाम हासिल नहीं होगा, जिससे आपको मुआशी तौर पर बहुत नुकसान होगा, सियासी तौर पर बहुत नुकसान होगा, और अदरवाइज आपका नुकसान जो जमहूरी अमल का है वो तो हो ही रहा है। अच्छा ये बताएं शहजाद फारूकी साहब, जलसे हो रहे हैं, जो आपकी बात से मैं अखज़ कर रहा हूँ या ख़ुद भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन अगर करूँ हालात देखते हुए, तमाम तर पार्टीज़ हुकूमत समेत तमाम पार्टीज़ इस वक्त सड़कों पे हैं। लग यूँ रहा है कि कोई इलेक्शन कैंपेन चल रही है। वज़ीर आज़म का अभी आज वाला भी जलसा देखें, कमालिया वाला, उससे पहले उन्होंने जलसा किया, वो भी जलसों पर हैं, और इलेक्शन कमीशन 12 जलसों के लिए रोक रहा है लेकिन रुक नहीं रहे, जलसे हो रहे हैं। ये सब लोग सड़कों पर हैं, इसका मतलब यूँ है कि इलेक्शन कैंपेन चल रही है। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। मैं तो पिछले 6-8 महीने से कहता चला आ रहा हूँ कि इमरान खान जो है वो कबल वक्त इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं। उसकी वजह ये है कि वो जिस तरह से फंसे हुए इत्तेहादियों के साथ काम कर रहे थे, उसकी उनको आदत नहीं है। उन्होंने अपनी जब क्रिकेट टीम चलाई थी तो उस वक्त तमाम फैसले वो खुद लिया करते थे, ना वो कभी किसी सिलेक्टर के मोहताज थे, ना वो किसी चेयरमैन बोर्ड के हम्म। मोहताज थे, वो अपने फैसले खुद लिया करते थे। ये पहली दफा है कि उन्हें दूसरों के साथ मिलकर चलना पड़ रहा है, और कुछ लो और कुछ दो के असूल पर काम कर रहे हैं, जिसमें वो कुछ ज्यादा कामयाब उनका ये तजर्बा नहीं रहा। तो मैं तो 6-8 महीने पहले से ये कह रहा हूँ कि ये कबल वक्त इंतखाबात हो सकते हैं। और जो तुरुप का कार्ड आपने मुझसे पूछा था, वो यही है कि ये मुमकिन है कि वो इलेक्शन का ऐलान कर दें, वो कहें कि अच्छा ठीक है, अगर ये तमाम लोग मुझे हटाना चाहते हैं, मैं इनके इस तहरीक अदम एतमाद से तो नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं ऐलान करता हूं कि मैं इसी साल के आखिर में आपको इलेक्शन दे दूंगा, जिसने मेरे साथ मुकाबला करना है उधर आके कर ले। ये जो मेरी कमर पे खंजर घोंपने वाला सिलसिला है, पीछे से वार करने वाला सिलसिला है, ये अब नहीं होगा। और अब की बार मैं अच्छा शहजाद नजरियाती फारूकी साहब, वक्त की कारकुनों थोड़ी सी को। कमी है, मुझे एक सवाल का जवाब दें। अगर ये सारा कुछ इसीलिए है तो तहरीक अदम एतमाद किस लिए आई है फिर, अगर अर्ली इलेक्शन पर तहरीके जाना है? देखिए, तहरीके अदम एतमाद के बगैर तो गवर्नमेंट के ऊपर इतना प्रेशर क्रिएट नहीं होना था। अब ये बात हम्म। जुबानी कहने में बड़ी आसान है कि कोई हुकूमत वक्त से पहले घर चली जाए, लेकिन आपने एक हालात ऐसे पैदा कर दिए हैं। कुछ मामलात और भी हैं जो इस सारे सिलसिले से जुड़े जुड़े हुए हैं, शायद उसके हवाले से अपने जलसे में वो बात करेंगे। प्राइम मिनिस्टर का मानना यह है कि ये सिलसिला अक्टूबर-नवंबर में शुरू हुआ था, उनके खिलाफ तहरीके अदम एतमाद लाने का, और उनके पास गालिबन कुछ सबूत भी है कि ये पैसे कहाँ से आए, किधर से आए, किस तरह से तकसीम हुए। कुछ चीज़ें और हैं, कुछ फैसले उनके जिन पर उन्होंने एतराज़ किया था, या जो चीज़ें वो करना चाह रहे थे उनको वो करने नहीं दी गई। वो कि आज उन्होंने जो छपी रिपोर्ट्स कल वाली मीटिंग्स की, उसमें उन्होंने कहा कि वो फौज को किसी तरह से डैमेज नहीं करेंगे, लेकिन वो किसी न किसी तरह से अपनी पोजीशन को क्लियर करने की कोशिश तो ज़रूर करेंगे, और उस हवाले से जो कुछ उनके पास है ठीक, वो लोगों के सामने रखेंगे, ताकि वो नए इलेक्शन में जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया। शहजाद फारूकी सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार हमारे साथ मौजूद थे, और जिन चीज़ों पर वो बात कर रहे थे, अब अगले हिस्से में प्रोग्राम के हम उससे ज़रा आगे बढ़ेंगे।
इत्तेहादियों की मुलाकातें, ख़ासतौर पे काफ लीग की परवेज़ खटक साहब के साथ, और उस मुलाकात में शिकायत के अंबार भी लगे। लेकिन परवेज़ इलाही साहब का वो जुमला बड़े अहमियत का हामिल है, जिसमें वो कह रहे हैं कि अभी जो लोग बाहर बैठे हैं उनकी दवाई नहीं मिली है। इसका क्या मकसद है, इस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक। वेलकम बैक जी। पहले हिस्से में हमने बात कर ली हुकूमत क्या कर रही है, क्या ये इलेक्शन कैंपेन है, इत्तेहादी और उनके साथ अपोजिशन क्या कर रही है, इस पर बात कर ली। अब ज़रा अपोजिशन के रवैये और उसके साथ साथ आवाम की बात बहुत लाजमी है कि हुकूमत अपनी गेम खेल रही है, अपने पत्ते अभी शो नहीं कर रही, वक्त आने पर शो करेगी। दूसरी तरफ अपोजिशन अपने पत्ते वक्त आने पर शो करेगी। क्या होने जा रहा है, कैसे होने जा रहा है, ये एक अलग बहस है। इस सब में अवाम किस हद तक इग्नोर हो रही है? क्या ये कैंपेन जो अदम एतमाद के हवाले से चलाई जा रही है ये कामयाब हो जाती है तो आवाम के लिए कुछ सुख का सांस है? अगर नहीं होती और हुकूमत पलटा कर देती है सारी कैंपेन का और अदम एतमाद यकसर फ्लॉप हो जाती है अपोजिशन की, तो फिर क्या आवाम के लिए इसमें बेहतरी है? इन सारी चीज़ों पर भी बात करते हैं। नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी, एंकर पर्सन, तजियाकार, हमारे साथ मौजूद है। नसीम भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम अरसलान, बहुत शुक्रिया। नसीम भाई, मुझे इससे कता नज़र के इस वक्त गवर्नमेंट क्या कर रही है, अपोजिशन क्या कर रही है, ये सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक, इस पर भी बात कर लेते। लेकिन अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो जाती है तो आवाम के लिए क्या है इसमें? और अगर अदम एतमाद की तहरीक फ्लॉप हो जाती है और हुकूमत को सुख का सांस मिलता है तो आवाम के लिए क्या है? अवाम के लिए धक्के हैं दोनों सूरतों में। अवाम का कौन सोचता है? वोट लेने के लिए अवाम के पास ज़रूर जाते हैं, लेकिन जिन ड्राइंग रूम्स में फ़ैसले हो रहे होते हैं वहाँ पे वेस्टर्न कंट्रीज़ के बेहतरीन महंगे मशरूबात पड़े हुए होते हैं, अनवाओ इकसाम के खाने होते हैं, क्यूबन सिगार पी रहे होते हैं लोग। वो लोग जब बैठ के फ़ैसला कर रहे होते हैं तो वो अवाम के लिए फ़ैसला नहीं कर रहे होते, वो अपनी बंदर बांट कर रहे होते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तुम्हें क्या मिलेगा। इसी बात पे लड़ाई हो रही होती है। आप देख लें कि जब पीपल्स पार्टी हुकूमत में थी, क्या अल्फाज वो यूज़ करते थे। मुस्लिम लीग नून के लिए नवाज शरीफ को ज़ियाउल हक का बेटा कहा जाता था, कि सबसे बड़ा चोर कहा जाता था, और जरदारी साहब के पेट फाड़ के पैसे निकालने की बात होती थी आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। लेकिन जब अपने सर पे पड़ी तो आप देखें कि किस तरह शेरो शिकर होके ये सब आपस में बैठे हुए, तो आवाम को कुछ भी नहीं मिलने वाला। अच्छा, बिल्कुल ठीक है नसीम भाई, ये चीज़ अगर हम इसी चीज़ की बात करूं तो वज़ीर आज़म इमरान खान भी कहते थे शेख रशीद साहब के लिए। हाँ, तो मैंने तो तमाम लोगों के लिए बात की ना। शेख रशीद साहब इमरान खान के लिए क्या कहते थे, इमरान खान उनके लिए क्या कहते थे। जब इक़्तिदार में आए तो देखें कि सबसे इम्पॉर्टेंट मिनिस्ट्री उनके पास है। तो बात ये हो रही है कि जो भी मामलात होने चाहिए, जो भी इस मामले को देखते हैं, इस्टेब्लिशमेंट है, इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है, वो तो कभी भी हमारे हक में बात नहीं करेगी, क्योंकि जब इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट की बात आती है तो अरसलान, मैं आपको बड़ी एक मज़े की चीज़ बताऊं। पिछले दिनों में एक गूगल पे सर्च कर रहा था तो वहाँ पे 18वीं सदी का एक सर्टिफिकेट निकला जिसके ऊपर लिखा हुआ था कुर्सी नशीन। उसको जब मैंने डिटेल पढ़ी तो पता चला कि जो गोरा साहब को उस ज़माने में कोई मिलने के लिए जाता था, उस वक्त जो हिंदुस्तान था उसमें, तो उनको सर्टिफिकेट दिया जाता था कि ये शख्स जब आएगा और गोरा साहब मौजूद नहीं होंगे अपने ऑफिस में तो इसको कुर्सी पेश कर दी जाए। तो जिसके पास सर्टिफिकेट होता था उसको कुर्सी पेश होती थी, जिसके पास सर्टिफिकेट नहीं होता था वो खड़ा रहता था। तो इसका मतलब है कि इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट का आज तक पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में हाथ है। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जिस तरह बातें होती हैं, जिस तरह एब्सोल्युटली नॉट वाली बात हुई, वो अमेरिका को बहुत नागवार गुजरा। जिस तरह यूरोपियन यूनियन को कहा गया कि अगर आप हमसे सवाल करते तो आप भारत से ये सवाल क्यों ना करते। तो बड़ी वैलिड बात थी इमरान खान साहब की, और उस पर भी यूरोपियन यूनियन नाराज़ हो सकता। तो ये तमाम बातें इस वक्त चल रही हैं, उसमें आवाम की किसी को कोई फिक्र नहीं है। अच्छा नसीम भाई, यूक्रेन पे आप जरा, आपकी बात बिल्कुल ठीक, यूक्रेन वाला तनाज़ा हो, अमेरिका को एब्सोल्युटली नॉट कहना हो और यूरोपीय यूनियन के साथ मामलात हों, इन सारी चीज़ों में आपने भी कहा कि आवाम की कोई बात नहीं है। जलसे देख रहा हूँ मैं, वज़ीर आज़म भी कर रहे हैं बड़े बड़े, अपोजिशन भी कर रही है। अपोजिशन ने तो महंगाई मार्च नाम रख लिया, महंगाई मुकाओ मार्च। अच्छा, अब वज़ीर आज़म जो जलसे कर रहे हैं सर, उसमें जो बातें की जा रही हैं बहुत थीमेटिक हैं, बहुत फिलॉसफिकल हैं। अगर मैं कहूँ, वो इस्लामोफोबिया की बात करते हैं, बैन अल-अक़वामी तौर पर रिप्रेजेंट करने की बात करती हैं। लेकिन ये जो हम 3.5 साल महंगाई झेल कर आए हैं, 3.5 साल में बिजली की कीमतें आसमान से देखते आए हैं, 3.5 साल में पेट्रोल बर्दाश्त करते आए हैं, डॉलर गैर ज़रूरी तौर पे गिरता हमने
बढ़ता देखा और रुपया गैर ज़रूरी तौर पे गिरता देखा, जिसको फ्री फ्लोट पॉलिसी के तहत छोड़ दिया गया। ये सारी चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं, बेरोज़गारी एड्रेस करने वाली है, इंडस्ट्रियलाइजेशन एड्रेस करने वाली है। एमनेस्टी स्कीम नहीं दूंगा लेकिन दी जा रही है, और वो भी जिस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को दी जा रही है वहाँ से क्या मिल रहा है, प्रॉपर्टी की कीमत इतनी बढ़ गई है कि मैं और आप जैसा आदमी तो नहीं खरीद सकता प्रॉपर्टी भी। अब ये चीज़ें एड्रेस करने वाली नहीं है क्या? अरसलान, कोई 15-20 तो सवाल आपने एक साथ कर दिए, लेकिन बहुत अच्छे सवाल किए और बहुत अच्छी चीज़ों की तरफ निशानदी की है। अब मैं इनके बिल्कुल आपको जवाब दूंगा। बिल्कुल आपकी बात सही है कि ये चीज़ें एड्रेस करने वाली हैं, लेकिन कभी भी पाकिस्तान में हुकूमतों को सुकून से चलने दिया गया? आप पीपल्स पार्टी की हुकूमत ले लें जो 2008 में आई थी, किस तरह उनकी ड्रैगिंग की गई, लेग पुलिंग की गई एक ख़त की खातिर जो कि बाद में नहीं भी लिखा गया। उसके बाद मियाँ नवाज शरीफ की हुकूमत आती है, किस तरह पनामा के 400 लोग बीच में थे, आपने सिर्फ मियाँ नवाज शरीफ के साथ केस चलाया, काम नहीं करने देते। बात आपने महंगाई की, इसमें कोई दो राय नहीं है। गरीब जो आवाम है वो पिस रही है। लेकिन मैं आपको अपनी बात बताता हूँ कि मैं बाहर फ़ॉरेन ट्रैवल करता रहा हूँ, तो मैंने 25 रुपये का डॉलर भी ख़रीदा है, 26 का, 27 का, 30 का, 50 का, अब 180 तक पहुँच गया। तो ये तो एक जो महंगाई हो रही है ये वर्ल्ड वाइड फिनोमेना है। चीनी यानी कि अम्मी जब घर का सौदा मंगाती थी तो मैं 10 रुपए की किलो भी लेके आया हूँ। अपनी मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाता था तो 16 रुपए का लीटर उस वक्त होता था। दुनिया में इस वक्त महंगाई है, आपको पता है मेरा ताल्लुक यूके से भी है, मैं अभी पिछले दिनों गया हुआ था, वहाँ जो डबल रोटी 1 पाउंड की मिलती थी इस वक्त 3.5 पाउंड की मिल रही है। जो पेट्रोल वहाँ पे हम पाकिस्तानी रुपीज़ में बताता हूँ 200 रुपये का डलवाते थे लीटर, आज 650 रुपये का लीटर है। तो भाई एड्रेस तो करने दें। अच्छा, हम हमेशा नेगेटिव बात करते हैं, हम सहाफ़ी हजरात, हम तजिया निगारों की जिम्मेदारी होती है कि दोनों एस्पेक्ट्स पे तस्वीर के दोनों रुख दिखाएं। देखें, गवर्नमेंट कोशिश कर रही है, क्या वो एहसास प्रोग्राम के ज़रिए लोगों को, गरीबों को क्या पैसे नहीं दे रही है? क्या वो वजीफ़े नहीं दे रही है? क्या बेवा यतीम लोगों को पढ़ाई के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे? क्या बेवा औरतों को कारोबार करने के लिए पैसे, लोन्स या सिलाई मशीनें नहीं दी जा रही? अभी ये जो हेल्थ कार्ड हुआ है, मैं इसको आपको पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मैं अपने घर गया तो मेरी मासी ने कहा कि यह अल्लाह ताला इमरान दा भला करे, ए मेरा शोहर बीमार सी, असी छोटा जिहा ऑपरेशन कराना सी, तो 1.5-2 लाख रुपए उसके लिए चाहिए थे और वो बीमार होता जा रहा था, वो वाहिद कफील था घर का। अच्छा, लेकिन इसकी एक चीज आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त नसीम भाई, इसका एक और एस्पेक्ट भी है और अब वो अपनी कफालत कर रहा है। बिल्कुल ठीक नसीम भाई, इसका एक और एस्पेक्ट भी है ना कि अगर आप एडमिशन होता है आपका किसी हॉस्पिटल में तो कारआमद है, लेकिन अगर आपके बच्चे के लिए या किसी बंदे के लिए पेट में दर्द हो, बुखार हो या कोई ऐसी बीमारी जो आपने एडमिट नहीं होना लेकिन वो बीमारी बड़ी सिवियर है, उसके लिए फिर उस तरह यूज नहीं है। देखें, आपने कहा ना बीमारी सीवियर है, ओपीडी के लिए इसका इस्तेमाल नहीं है, क्योंकि ओपीडी में आप जाते हैं छोटी मोटी बीमारी दिखाने के लिए। लेकिन जिस तरह आपने कहा कि कोई बड़ी बीमारी, तो जब ओपीडी में जाएगा और डॉक्टर कहता है ये बड़ी बीमारी है, इसको अस्पताल में दाखिल होना पड़ेगा, फिर इसका इलाज होगा या ऑपरेशन होगा, तो उस चीज़ के लिए ये कार्ड मौजूद है। आप ये देखें कि सारी हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं, एक गरीब कंट्री है, लोन ले लेके ज़िंदा है, लेकिन उसमें भी अगर आपको इतनी बड़ी सहूलत मिल गई, इवन यानी कि दिल का ऑपरेशन, लाहौर में जिस तरह डॉक्टर्स हॉस्पिटल है, इस्लामाबाद में कायद-ए-आज़म हॉस्पिटल है, दूसरे अपने जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे अगर आप इलाज करा सकते हैं तो ये एक बहुत बड़ी फैसिलिटी है। बात ये है कि स्टेप बाय स्टेप, मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि सेहत कार्ड इमरान खान ने दिया, पीटीआई की गवर्नमेंट ने दिया, मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट ने, देखें जब ये लोग 5-5 साल हुकूमतें करके जाते हैं, आखिर ये कुछ ना कुछ आवाम को दे के जाते हैं और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आज अगर इस्लामाबाद से आपको लाहौर जाना पड़े तो मोटरवे जिस तरह नवाज शरीफ साहब ने दी है, 3.5 घंटे में कारोबारी हजरात जब वहाँ पर पहुँचते हैं या लाहौर से इस्लामाबाद आते हैं, एक नेटवर्क पाकिस्तान के अंदर बिछ गया है। तो देखें ना, ये फ़ायदा आवाम को ही मिल रहा है ना। पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट आई, उन्होंने 18वीं तरमीम की, 18वीं तरमीम की वजह से सूबों को इख्तियारात मिल गए, सूबे अपने मर्जी से NFC अवार्ड के तहत जो है अपने अपने शहरियों को फैसिलिटीज़ देते हैं। थर में इतना अच्छा हॉस्पिटल बनाया है पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने। मतलब हम हर वक्त बुराइयाँ ही सबकी क्यों करते रहे, अच्छाइयाँ भी होती हैं, लेकिन मैं कहता हूँ कि जमहूरी हुकूमतों को पूरा वक्त मिलना चाहिए। बहुत अच्छे, जमहूरी हुकूमतों को पूरा वक्त मिलना चाहिए, काम करने का मौका देना चाहिए। नसीम भाई क्या देख रहे हैं, इस गवर्नमेंट को पूरा वक्त मिलेगा? ये जो अदम एतमाद है, जो होने की बातें हो रही हैं, अभी तो 28 को देखेंगे, एक तो सदारती रेफरेंस की तशरीह भी, और फिर सर दो चीज़ें बताइएगा, एक तो इसको कैसे देख रहे हैं, दूसरा इत्तेहादी अगर अपोजिशन के साथ जाते हैं आपकी नज़र में क्या मिलेगा उन्हें, और अगर हुकूमत के साथ खड़े रहते हैं तो क्या मिलेगा उन्हें?
बात ये है कि वो इसीलिए इस वक्त डावाडोल है कि उनको क्लैरिटी नज़र नहीं आ रही और वो हुकूमत के साथ ही हैं, क्योंकि आज भी उनके मिनिस्टर मौजूद हैं। मोनसलाई मिनिस्टर हैं, अमीनुल हक मिनिस्टर हैं, फ़रोग नसीम मिनिस्टर हैं, फहमीदा मिर्ज़ा मिनिस्टर हैं। तो अभी तो वो हुकूमत के साथ ही, अभी तो वो अपोजिशन के साथ नहीं गए। लेकिन उनको इसलिए कन्फ्यूजन था कि जब उनको कॉन्फिडेंशली बताया गया कि PTI की हुकूमत से बहुत सारे मुनर्फिन उनके साथ मिल गए हैं, तो उनको ये डाउट हुआ कि अगर हुकूमत चेंज हो जाती है तो ये 4-5 जो सीटों वाले होते हैं, ये तो आपको पता है बैलेंस करने के लिए हुकूमत के साथ ही रहते हैं, क्योंकि ये खुद तो कभी हुकूमत बना नहीं सकते। MQ खुद से कभी हुकूमत नहीं बना सकती, काफ लीग खुद से कभी हुकूमत नहीं बना सकती, इनको सहारों की ज़रूरत होती। तो वो इसलिए परेशान है कि आगे क्या सूरत हाल होने वाली है। और जिस दिन वोट पड़ेगा देखिएगा, ये फैसला भी उस दिन करेंगे, ये उससे एक दिन पहले भी ऐलान नहीं करेंगे कि हुकूमत हम छोड़ रहे हैं, हम अपोजिशन के साथ हैं। ये जाके वहाँ गैलरीज में या लाइब्रेरी में या कौमी असम्बली के हॉल के अंदर जाके बैठेंगे और हवा का रुख देख के ये उसी वक्त आप देखिए। अच्छा ये बताएं नसीम भाई, जो परवेज इलाही साहब ने बात कही है उसको किस तरह देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जो दवाई लेने गया था अभी उसकी दवाई नहीं आई। शाह महमूद कुरैशी और परवेज खटक साहब के साथ उनकी मुलाकात हुई है। उसका मेन रीज़न ये है कि शुरू में तो परवेज इलाही साहब को ये लगा कि बुज़दार को अगर हटाया जाएगा, अगर ये PTI की गवर्नमेंट हटाती है तो फिर मैं ही वज़ीर आला की चॉइस हूँ। उधर से नून लीग या PDM की तरफ से भी ये के बातें सुनने को मिली कि वज़ीर आला की जो ऑफ़र है वो परवेज इलाही साहब को दी जा रही है, तो वो बड़े इस बात से मुतमईन थे। लेकिन अब आजकल बातें सुनने में आ रही है कि नवाज शरीफ साहब इस बात पे तैयार नहीं है कि परवेज इलाही साहब को वजारत आला दी जाए। और परवेज इलाही साहब की ये शर्त है कि अगर मैं वज़ीर आला बनूंगा तो मैं असेंबली नहीं तोड़ूंगा, हम जो बाकी मुद्दत है वो पूरी करेंगे। लेकिन नवाज शरीफ साहब ये चाहते हैं कि अगर इनको वजारत आला मिल भी जाए तो बस 1-2 महीने में ये असेंबलियाँ तोड़ दें और नए इलेक्शन हो। सर फिर तरीन ग्रुप का क्या रोल है? बात नहीं बन रही। तरीन ग्रुप का फिर इसमें क्या रोल है, जो तो खुद वजारत आला मांग रहे थे वो लोग? देखिए, तरीन, मेरा नहीं ख्याल कि जहांगीर तरीन ग्रुप ने किसी वक्त भी जो वजारत आला है उसकी फरमाइश की है। उनका हमेशा से ये कहना था कि उन्होंने इमरान खान साहब के जलसे जुलूस धरने उनकी पार्टी के लिए बड़ी खिदमत की हैं। तो उनकी हमेशा से ये बात रही है कि आज भी वो PTI के मेंबर हैं, इमरान खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी भी उसी तरह इज्जत की जाए, उनको भी एक ड्यू शेयर दिया जाए। अच्छा, तो इसका मतलब ये समझे नसीम भाई, खुद से तो नहीं आ सकते। इसका मतलब ये समझे कि अलीम खान अलग है तरीन ग्रुप से, क्योंकि वो तो बारहा इसका इजहार भी करते रहते हैं वजारत आला के हवाले से हो। नहीं, अलीम खान साहब ने भी कहा कि मुझे इमरान खान को मैं नहीं छोड़ रहा, लेकिन बात यह है कि मुझे भी अहमियत दी जाए, मुझे भी जो है वो, मुझे कोई पैसों की लालच नहीं है, ओहदे की लालच नहीं है। मैं वज़ीर आला पंजाब से बेहतरीन गाड़ी मेरे पास है, उनके पास तो सरकारी जहाज़ है, मेरा अपना जहाज़ है। तो लेकिन वो चाहते हैं कि इज्जत मिले और PTI के लिए वो खुल खुला के काम कर सके। तो उन सब की ये ख्वाहिश है कि उनको अहमियत मिले। तो अब देखते हैं कि पहले मरकज़ में क्या रंग लाता है ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। मेरे ख्याल से उसके बाद पंजाब की तरफ रुख किया जाएगा। अगर अपोजिशन मरकज़ में नाकाम हो जाती है तो फिर तो वो पंजाब का रुख नहीं करेंगे, और अगर वो यहाँ कामयाब हो जाती है तो फिर उनका नेक्स्ट टारगेट जो है वो पंजाब होगा। अच्छा ये बताएं नसीम भाई, लास्ट क्वेश्चन, डिले टैक्टिक्स हुकूमत के काम आएंगी अदम एतमाद के हवाले से? बहुत ज़्यादा डिलेइंग टैक्टिक्स उनके काम आ गई, क्योंकि जब आपको स्पेस मिलती है तो दूसरों के आपस में झगड़े शुरू हो जाते हैं, आपको बात करने का मौका मिल जाता है। OIC की वजह से हमारे वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी बहुत बिजी थे, दूसरे वज़रा भी बिजी थे, लेकिन उसके बाद वो भी फारिग हो गए। और आपको पता है कि शाह महमूद कुरैशी साहब बड़े मीठे अंदाज में बात करते हैं, लोगों को पसंद भी है वो। तो उनको अब ये टास्क दिया गया कि वो इत्तेहादियों को मना लें, और अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई फैसला आ जाता है या नहीं भी आता है, कुछ मुनर्रफीन जो है वो हुकूमत की तरफ वापस आना शुरू हो गए हैं, शायद इसलिए पार्टिसिपेट ना करें। जी, अहमद हुसैन डहड़ की तरह हाँ, कुछ लोग जो है वापस आ रहे हैं। अगर इत्तेहादियों ने देखा कि मुनर्रफीन वापस आ गए तो इत्तेहादी भी हुकूमत का साथ देंगे। तो ये जो टाइम इनको मिला है इमरान खान साहब को, मैंने देखा कि इसमें उनका पॉपुलैरिटी का ग्राफ भी ऊपर जा रहा है। मैं तो आज हैरान रह गया। मैं अब उस TV चैनल का नाम नहीं लूँगा, तकरीबन नंबर 1 चैनल है, लेकिन खान साहब के थोड़ा खिलाफ ही है, उनका झगड़ा चलता रहता है। उस पर एक सर्वे आया था, उस पर इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी का जो ग्राफ था वो ज़्यादा था। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो उन्होंने टाइम गेन किया है, इसका मतलब है डिले टैक्टिक्स उनके काम आ रही है। बहुत शुक्रिया नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार, सहाफ़ी, एंकर पर्सन हमारे साथ मौजूद थे।
नाज़रीन, कोशिश की आज के प्रोग्राम में जो सियासी सूरत हाल है उस पर तो बात हो ही हो, लेकिन इस सारी सियासी सूरत हाल का आवाम को क्या फ़ायदा है? आवाम किस वजह से पिस रहे हैं या फिर उन्हें कोई फ़ायदा है? अगर किसी वजह से पिस रहे हैं तो वो वजह भी जानने की कोशिश की, अगर कोई फ़ायदा है तो कोशिश की वो भी पता लग जाए। लेकिन अब तक की जो सूरत हाल मैं देख रहा हूँ या फिर हमारी आवाम देख रही है, आवाम का कोई बहुत बड़ा फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ में। बिजली के बिल भी आपने मैंने भरने हैं, पेट्रोल के पैसे भी आपने मैंने भरने हैं, और इसी तरह सौदा जो मंथली है वो भी हमने आपने लाना है और वो महंगा है। इन सारी चीज़ों पर काम होने की ज़रूरत है फौरी तौर पर। अगर नहीं होती तो आवाम के लिए कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे वो जलसे जुलूस हो चाहे रैलियाँ। बहुत शुक्रिया, फिर होगी आपसे मुलाकात, अपना ख्याल रखिएगा।